जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी एकदम मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी और आप सभी एग्जाम 2026 की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आप सभी के एग्ज़ाम को और आसान बनाने के लिए लेके चला आया हूँ 10th बायो के चैप्टर 1 का। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी ही बायो का लेके आऊँगा, मैं बायो का अपने वादे के अनुसार लेके चला आया हूँ। आप भी अपने वादे के अनुसार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बायो का जो 10th के जो है बायो, जिसका नाम है जैव पराक्रम। जैव पराक्रम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का लेके आए हैं VVI जो भी ऑब्जेक्टिव है, 30 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। 30 ऑब्जेक्टिव है अभी हमारे पास और इस 30 ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं आएगा। इस 30 ऑब्जेक्टिव से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, ठीक है। इस चैप्टर से जितने तारे पूछे जाते हैं सबके सब इसी से पूछे जाते हैं। इन्हीं 30 सवालों से पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, कहता है कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? जड़ में, पत्तियों में, फूलों में कि फलों में? रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रच्छी कोशिकाएं जो पाई जाती है वो पाई जाती है हमारे जड़ में, वो पौधे के जड़ में पाई जाती है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, पौधों के जड़ में रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, फटाफट एकदम क्वेश्चन को करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जीव कौन से कार्य करते हैं तो उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है? श्वसन के द्वारा, पाचन के द्वारा, परिवहन द्वारा कि उत्सर्जन के द्वारा? तो देखो, जीवों में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो कब होती है, कैसे होती है? तो जब जीव श्वसन करते हैं ना, जब जीव श्वसन करते हैं तब उनमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति श्वसन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लेट नहीं करते ज़्यादा। क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मतलब मनुष्य के शरीर के कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, अग्नाशय, अंडाशय की एंट्रीनल? देखो, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कवक में पोषण कौन सी विधि से है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में जो पोषण होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? स्वपोषी, मृतपोषी, सहभोजी, समभोजी कि इनमें से कोई नहीं? कौन सा होता है? देखो, कवक, अगर कवक की बात करेंगे तो कवक जो है ना वो एक मृतोपरजीवी, मृत जीवी हो जाता है। तो कवक में जो भोजन होता है वो मृत जीवी होता है। कवक में जो भोजन होता है वो मृत जीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पौधे में कार्बोहाइड्रेट की संचय किस रूप में होता है? पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, मतलब संचय जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में पौधों में जमा होता है? स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, वसा में कि सेल्यूलोज में? तो देखो, पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट जमा होता है ना वो स्टार्च के रूप में होता है और वही स्टार्च बाद में जाके फल में जमा हो जाता है और ये स्टार्च जो होता है वो हमारे लिए, मनुष्य के लिए, खाद्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि से क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन की फास्फोरस? देखो, क्लोरोफिल में जो होता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल में ना मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 की इनमें से सभी? स्वपोषी के लिए कौन सा जरूरी है? तो देखो, CO2 भी जरूरी है, CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सही आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे तो हम फटाफट देखेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, चैनल अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम बहुत जल्दी ही 150 सब्सक्राइबर के, आज 150 सब्सक्राइबर को छूने वाले हैं। तो सभी मिलकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसे ही हमारा 150 सब्सक्राइबर हो जाएगा, जैसे ही 150 सब्सक्राइबर हो जाएगा, मैं आप लोगों को आके लाइव क्लास करवाऊंगा, ऑन स्क्रीन लाइव क्लास करवाऊंगा। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनी जाती है। स्टेथोस्कोप जो आला होता है ना, डॉक्टर लोग लगाते हैं आला, तो उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या सुनते हैं? हृदय स्पंदन, ध्वनि स्पंदन, सिराओं का स्पंदन, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो स्टेथोस्कोप से क्या सुनते हैं। स्टेथोस्कोप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ना बीच बीच चेस्ट पे रखते हैं, मतलब हृदय पे रखते हैं। तो इस स्टेथोस्कोप से ना हृदय स्पंदन सुनते हैं। स्टेथोस्कोप से हृदय स्पंदन सुना जाता है, हृदय की तीव्रता को सुनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, कि फूल में? तो देखो पौधों में अगर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करें तो पौधा में जो देखोगे ना, शीत वगैरह में या गर्मी वगैरह में ना थोड़ा बहुत पत्ता पे पानी जम जाता है, तो बाष्पोत्सर्जन होता है पत्ती पे। बाष्पोत्सर्जन कब होता है? पत्ती पे होता है, बाष्पोत्सर्जन पत्ती पे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सामान्य, क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है कि हम सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के रक्तदाब का मान क्या होता है? जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, हेल्दी व्यक्ति होता है, वो उसका कितना होता है, रक्तदाब कितना होता है? 180/90 होता है, 160/70 होता है, 120/80 होता है, कि इनमें से कोई नहीं? देखो 120 जो दिया गया है, ऊपर का जो दिया गया है, 120 ऊपर जो दिया गया है वो गमन की गति है, मतलब हृदय उसको पुश करता है 120 के स्पीड से वो, या 180 के स्पीड से, 160 के स्पीड से वो पुश करता है। और नीचे जो दिया गया है 70, 80, 90, वो डाउन होता है, मतलब वापस आता है। तो देखो इसका सही अगर आंसर की बात करेंगे तो सही हमारा आंसर होता है सी, 120 की स्पीड से होता है। नॉर्मल इंसान जो होता है, हेल्दी इंसान जो होता है, वो 120 के स्पीड में हृदय उसको ब्लड प्रेशर को रिमूव करता है और एब्जॉर्ब करता है 80 के स्पीड में। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है जी? क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का कहना है दोस्त कि मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कोष्ठक, कै गो कोष्ठक होता है? 2 गो, 4 गो, 8 गो या 1 गो? तो देखो मानव हृदय की बात करेंगे ना तो मानव हृदय में ना 4 गो कोष्ठक होते हैं, 4 गो चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बाष्पोत्सर्जन जैसी कैसी प्रक्रिया है? बाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है वो एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है, किस ढंग की प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक की प्रकृति? देखो बहुत सारे लोग ना कन्फ्यूजन में आके बोलेंगे कि बाष्पोत्सर्जन तो पेड़ पौधा में होता है, तो ये पेड़ पौधा तो एक प्राकृतिक है, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया हो जाएगी। नहीं दोस्त, बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है, तो शारीरिक नहीं मारना है, भौतिक मारना है। बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, श्वासोच्छवास कहते हैं, कि निःश्वसन कहते हैं, कि निस्वन कहते हैं? देखो मनुष्य में जो सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को ना श्वसन कहा जाता है। सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ब्रिक, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, ग्लेमेरुलस कहते हैं, कि बोमेन संपुट कहते हैं?
देखो ब्रिक में जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है उसे क्या कहते हैं? तो ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। आपको एकदम क्वेश्चन को एकदम ईजी वे में समझा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लास्ट में अंत में एक कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही किया है। आपने इसमें 30 में से कितने सही किए हैं, 30 में से आपने कितने आगे सही किए हैं। तो क्वेश्चन को हम जल्दी से बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या कहना है जी? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से किस में खुली परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्न में से किस में खुली परिसंचरण मतलब ओपन होता है, ओपन जिसको ओपन नाड़ी पाई जाती है, खुली परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में कि ऊँट में? तो ऐसे देखोगे ना तो उसका मतलब बाहर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, वो कॉकरोच में होता है। मनुष्य में बंद होता है, मतलब बंद होती है, और खुली होती है कॉकरोच में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17-16 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है, कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किस प्रकार से बना हुआ होता है? ऑप्शन हमारे कुछ इस तरह से हैं। संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संश्लेषण बनता है, ऑक्सीजन का जो संतुलन बना होता है, वो प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्त कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, किनमें से कोई नहीं। देखो कुटपाद की बात करेगा, कुटपाद की बात करेगा तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। कुटपाद पाया जाता है आपके अमीबा में, आपके अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रुधिर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? जो रक्त का रंग है, रक्त का जो लाल होता है रंग, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है किसके कारण? ऑप्शन हमारा है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त, रुधिर कोशिकाओं के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो रक्त का लाल होना क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन का कारण कहलाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल हो जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? सही आंसर क्या होगा? देखो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन कुछ इस तरह है, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन की, श्वसन की, चलन। तो देखो अगर सभी क्रिया की बात करेगा तो चलन प्रत्येक जीव नहीं करते हैं। चलन जो है पेड़ पौधा तो नहीं चलता है, प्रकाश संश्लेषण इंसान नहीं करते हैं, बाष्पोत्सर्जन में इंसान में नहीं होता है, लेकिन श्वसन जो क्रिया है, श्वसन की जो क्रिया होती है वो मनुष्य भी करते हैं, जीव भी, जंतु भी करते हैं और पादप भी करते हैं। तो सभी जीवों के लिए श्वसन जरूरी है। सभी जीवों के लिए क्या जरूरी है दोस्त? श्वसन जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? पत्तियों में, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ से होता है? ऑप्शन हमारे कुछ इस तरह से, शिरा से, रंध्र से, शिरा से, रंध्र से, मध्य शिरा से, इनमें से कोई नहीं। देखो रंध्र क्या होता है ना, स्टोमेटा जिसको कहते हैं, तो ये होता है स्टोमेटा से, रंध्र से होता है। गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा रंध्र से होता है, यही होता है स्टोमेटा से। आप कितना सही किए हैं ना, एक बार ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है और हमें भी पता चल जाए कि हम किस ढंग का पढ़ा रहे हैं, किस ढंग का ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। एक होता है जाइलम, ठीक है, एक होता है हमारा जाइलम होता है, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है, एक होता है फ्लोएम, 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 फ्लोएम। तो देखो जाइलम जो होता है, जाइलम जो होता है वो जाय से जाइलम, जाइलम होता है जो जल का प्रदान करता है, जल। फ्लोएम का, फ्लोएम करता है भोजन का, भोजन का संवहन करता है। तो हम सही आंसर क्या हो जाएगा? भोजन। सही आंसर हो जाएगा भोजन का, भोजन का ये होता है संवाहक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं।
अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्न में से कौन एक उत्सर्जी अंग है। निम्न में से कौन एक उत्सर्जी अंग है। हमारा ऑप्शन दिया गया है अग्नाशय, अग्नाशय, ब्रीक, अग्नाशय, ब्रीक, आँख और इनमें से कोई नहीं। तो कौन एक उत्सर्जी अंग है, निम्न में से कौन सा एक उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जन की बात करेंगे तो उत्सर्जन करता है ब्रीक। उत्सर्जी अंग होता है ब्रीक, एक उत्सर्जी अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्वेश्चन नंबर 22-23 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकल जाता है। जल से, CO2 के, ग्लूकोज से, कि डीएक्टिटोज से किससे बाहर निकल जाता है। तो देखो ऑक्सीजन की बात करेगा तो ऑक्सीजन जल से बाहर निकल जाता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो ऑक्सीजन जल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्न में से, कह रहा है कि रक्त, तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रक्त निम्न में से क्या है। रक्त निम्न में से क्या होता है। रक्त को अगर देखेंगे तो रक्त निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन हमारे हैं कोशिका, ऊतक, पदार्थ की कोई नहीं। तो देखो रक्त के बारे में अगर जानोगे ना तो रक्त के बारे में कहते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तो इसमें हम कहेंगे कि रक्त एक ऊतक है, रक्त एक ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, एकदम फटाफट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि श्वसन निम्न में से किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन निम्न में से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन है, विसंयोजन, वियोजन है, ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्माशोषी है। अगर बात करेंगे ना तो श्वसन की क्रिया के बारे में, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मानव का सामान्य प्रकुंचन दाब है लगभग। कह रहा है कि मानव का जो होता है रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब वो लगभग कितना होता है। कितना होता है, 120 mm होता है, 150 mm होता है, 90 mm होता है, कि निम्न में से कोई नहीं। तो देखो सामान्य प्रकुंचन की बात करेगा, सामान्य प्रकुंचन की बात करेगा तो वो सामान्य प्रकुंचन कितना हो जाएगा, 120 mm होगा। 120 mm हो जाएगा सामान्य प्रकुंचन, 120 mm सामान्य प्रकुंचन होता है, 120 mm। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादपों में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अभी बताए थे आपको कि ये एक होता है जाइलम, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल को पहुंचाता है। जाइलम जल के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है, जाइलम जल पहुंचाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 का आता है कि पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड का जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से, पाइरूवेट का जब विखंडन होता है तो इससे न यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया कैसी क्रिया होती है। यह क्रिया कैसी क्रिया होती है, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनमें से कोई नहीं। तो देखो अगर इस क्रिया की बात करेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी क्रिया होती है कि अब जब पाइरूवेट में विखंडन होगा ना, पाइरूवेट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का तथा ऊर्जा को एक साथ निकालेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है वो किस तरह का होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो कैसा होता है, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो आप पढ़े होंगे कि क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि पौधों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाली सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं। जो ऐसे पौधा होता है ना, पत्ती जो होती है इस तरह से, इस तरह की पत्तियां होती है, इस तरह की पत्तियां होती है, ठीक है, इस तरह के, इस तरह की पत्तियां होती है, इस तरह की पत्तियां जो होती है ना, इसमें ऐसे छिद्र होते हैं। तो ये जो छिद्र हो रहे हैं इसको क्या कहते हैं। तो ये जो छिद्र जो होता है ना,
इसको हम अस्टोमेटा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अस्टोमेटा कहा जाता है। इसको हम अस्टोमेटा कहते हैं, अस्ट्रोमेटा, अस्ट्रोमेटा। तो यही तक था हमारा वीडियो, आज के लिए इतना ही। जब वो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो भी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी थोड़ा अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे। और मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और आप कमेंट में यह ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया, आपने 30 में से कितना सही किया है, 30 में से आपने कितना सही किया है, ये बात ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।